वालों के सामने ये प्रश्न आता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसके कई सारे उदाहरण आपको इसके कई सारे उत्तर आपको सुनने को मिलता है। कोई बोलता है कि 4 प्रकार के कंप्यूटर होता है और उसमें वो 4 का नाम बताता है, ठीक है। कोई बोलता है कि 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, फिर वो 3 के नाम बताते हैं, ठीक है। और कोई 2 प्रकार के बताते हैं और उनके नाम बताते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को देखिए, अगर हम उसके प्रकार की बात करें तो हम डायरेक्ट क्लासिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कंप्यूटर तो ऐसे हैं जिन्हें हम डेस्क के ऊपर रख करके हम चला सकते हैं, है ना। कुछ कंप्यूटर ऐसे भी हैं जो किसी विशेष काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे काउंटर, रेलवे काउंटर का जो कंप्यूटर है वो, एटीएम का कंप्यूटर, साथ ही साथ जो मौसम विज्ञान के कंप्यूटर हैं वो कुछ अलग टाइप के कंप्यूटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंप्यूटर हैं जो बैंकिंग के क्षेत्र में यूज होते हैं सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर तो आज पूरी दुनिया में फैले हैं, विश्वव्यापी नेटवर्क में कंप्यूटर फैला हुआ है ना, और एक बहुत ही मल्टीटास्किंग डिवाइस है। तो कंप्यूटर की इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, उसकी साइज को ध्यान में रखते हुए, वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और उसके कार्य करने का तरीका क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम कंप्यूटर को 3 आधारों पर बांटते हैं। हम डायरेक्ट क्लासिफाइड नहीं कर सकते कंप्यूटर को कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। हम उनको 3 आधार पर क्लासिफाइड करेंगे, 3 आधार पर हम उनको बांटेंगे। तो कौन कौन से वो आधार हैं, देखिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, यानी अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, या इसी को हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, या इसकी कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में हम बात करेंगे कि साइज यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, यानी कि कार्य पद्धति के आधार पर या मैकेनिज्म के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो अगर हम अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, मैकेनिज्म या कार्य प्रणाली के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। एक तो हो जाता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए, प्रश्न में जब भी कभी आपसे पूछे किसी भी एग्जाम में कि कंप्यूटर के प्रकार बताना है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होंगे, तो जब भी आप कभी थ्योरी वाले एग्जाम देने जाएंगे जहां पर आपको थ्योरी लिखना होगा, तब आप वहां पर सीधी स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे कि सर, या किसी को अगर आंसर बताएंगे तो भी, कि आपसे अगर डायरेक्ट कोई पूछता कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो आप उनको जवाब देंगे कि सर, कंप्यूटर को हम डायरेक्ट क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर को 3 आधार पर बांटते हैं। एक तो हो जाता है अनुप्रयोग के आधार पर, फिर उद्देश्य के आधार पर और साइज के आधार पर। फिर आपको बताना है कि अनुप्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। और जब आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं ना, तो वहां पर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अनुप्रयोग के आधार पर बता, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। वहां पर लिखा रहेगा कि अनुप्रयोग के आधार पर, यानी एप्लीकेशन या मैकेनिज्म के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं डिजाइन के आधार पर भी कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? डिजाइन के आधार पर। तो डिजाइन के आधार पर 3 प्रकार के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब ये क्या है सर, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, अभी समझिएगा बात को। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापते हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापे, कोई सा भी भौतिक मात्रा है, जैसे तापमान हो गया, ठीक है, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गए, बिजली का विभव हो गया, इन सबको मापने वाला जो भी कंप्यूटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। अब रिजल्ट चाहे वो किसी भी मतलब तरीके से दे, इनपुट के रूप में वो क्या ले रहा है? भौतिक मात्राओं को। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। वैसे तो इसका उपयोग विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लिखा हुआ है, लेकिन जनरल लाइफ में मैं आपको इसका एग्जांपल देने वाला हूं। पेट्रोल पंप में लगा हुआ कंप्यूटर। पेट्रोल पंप में लगा हुआ कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा, पेट्रोल पंप के प्रेशर को मापता है, ठीक है, पेट्रोल के प्रेशर को मापता है, उसकी जो पेट्रोल है उसको मापता है कि पेट्रोल कितना है, और फिर मापने के बाद क्या करता है? पेट्रोल को मापने के बाद उसका रिजल्ट जो है आपको देता है,
और कितना रिजल्ट देता है, जितनी भी लीटर आपने पेट्रोल डलवाया वो, ठीक है। तो पेट्रोल भौतिक मात्राओं को माप रहा है। साथ ही साथ मौसम विज्ञान, अभी देखिए जैसे अभी धूप निकला होगा या बारिश कर रही होगी, जो भी मौसम होगा, आप मोबाइल पे आपको एक फंक्शन दिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है जहां पर आप मौसम पता कर लेते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन वो क्या आपका मोबाइल माप रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, एक ऐसा कंप्यूटर मौसम विज्ञान पर लगा हुआ है जो उन भौतिक मात्राओं को मापता है और उसका रिजल्ट आपको आपके मोबाइल पर प्रेषित करता है नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो वहां पर भी जो कंप्यूटर लगा होगा वो किसको मापता है? जो है भौतिक मात्राओं को, मौसम को मापता है, ठीक है। मौसम में जो भी अब तापमान हो गया, एयर का प्रेशर हो गया, इन सब चीजों को मापेगा। तो अब समझ में आ गई बात यहाँ पर कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापते हैं और रिजल्ट प्रदान करते हैं। अब रिजल्ट भौतिक मात्राओं के रूप में रिजल्ट अब किसी प्रकार से हो सकता है, डिस्प्ले पर दे दे, मॉनिटर पर, ठीक है, या उसके लिए कोई भी अलग कोई डिवाइस लगी हो, वो अलग मैटर है। मापने की यहाँ पर बात की जा रही है, इनपुट की बात की जा रही है। विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। अब देखिएगा इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं ना, इनका जो आउटपुट होता है, इनका जो रिजल्ट होता है वो अनुमानित परिणाम होता है। 100% एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, 99.99 पॉइंट की ही एक्यूरेसी होती है, 99.99% की ही एक्यूरेसी होती है। 100% अनुमान उसका सही नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रकार के कंप्यूटर में काम करने के लिए जो है प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं होती। ये सब चीजें नॉर्मल बातें हैं, फिर आप हम यहाँ पर समझेंगे आगे, ठीक है। आगे जान लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है सर? डिजिटल कंप्यूटर देखिएगा, ये कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा एनालॉग, वो किसका मापन करता था? वो मापने का काम करता था, ठीक है। डिजिटल जो एनालॉग कंप्यूटर है वो भौतिक मात्राओं को मापने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये अंकों की गणना करते हैं। अब आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है, हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं, जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर अब हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप वगैरह, डिजिटल कंप्यूटर जनरली इसी कंप्यूटर का, जब भी हम कभी डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो मुख्य रूप से यही कंप्यूटर आएगा जो हम यूज करते हैं अपने ऑफिस में, घर पर, ठीक है, या अभी आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, डिजिटल कंप्यूटर से ही देख रहे हैं। अब देखिए इस डिजिटल कंप्यूटर में हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं, जैसे मैं वॉइस इनपुट कर रहा हूँ, ये वीडियो इनपुट कर रहा हूँ, तो मैं तो वॉइस और वीडियो इनपुट कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर इन सभी चीजों को समझता ही नहीं है, वो इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। और कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है 0 और 1। जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी समझिए, हम जो कुछ भी कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर उनको नहीं समझता है, उनमें एक ट्रांसलेटर लगा होता है जो उसको मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। और कंप्यूटर में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में कोई भी अंक नहीं होता है। हम जो भी इनपुट करेंगे वो कन्वर्ट कर लेता है, चाहे कोई कैरेक्टर इनपुट करें, वॉइस इनपुट करें, अंक इनपुट करें, नंबर इनपुट करें, कुछ भी। तो हमारे द्वारा इनपुट किए गए अंकों को 0 और 1 में कन्वर्ट कर लिया, उस पर प्रोसेस किया और आउटपुट भी 0 और 1 के रूप में देगा। लेकिन जब 0 और 1 के रूप में देता है तो वहां पर फिर ट्रांसलेटर काम करता है और उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सीधे समझिएगा, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कैसे याद करना है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग को तो आप समझ गए, जो भी भौतिक मात्रा है उनको मापेगा। मापने के अलावा अगर कैलकुलेशन का काम है तो वो डिजिटल कंप्यूटर ही करेगा। और डिजिटल कंप्यूटर जो है 100% शुद्ध परिणाम देता है। डिजिटल कंप्यूटर 100% शुद्ध परिणाम देता है, जैसा कि हमारा कंप्यूटर। आगे बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल आप सभी को पता ही चल गया। हमारा जो कंप्यूटर है, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मूवी देखते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। अगले टाइप का जो कंप्यूटर है ये हाइब्रिड है। अभी हम मैकेनिज्म का आधार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का गुण होता है। दोनों का गुण मतलब वो अंकों की भी गणना कर लेगा और साथ ही साथ भौतिक मात्राओं का भी मापन कर लेगा। और इसमें जो है डाटा का सिग्नल परिवर्तन करने का गुण होता है, यानी ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर लेता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर लेता है। अब इसका उपयोग क्या सर, ये कैसे हमको समझ में आया कि ये दोनों प्रकार के गुण होता है? देखिए, आपने मेडिकल में देखा होगा एक ईसीजी नाम की मशीन होती है, जैसा कि यहाँ पर इमेज पर भी देख सकते हैं। मेरे बैक साइड में एक इमेज लगा हुआ है। वहां उस ईसीजी नाम की मशीन में क्या होता है, इसी लाइन चलती रहती है, ठीक है।
वो रोगी के, जो भी हमारी रोगी होती है, जो भी पेशेंट होते हैं, उनके सीने में या और जहाँ जहाँ लगता है, मेरे को अच्छे से नहीं पता, अब यहाँ पर मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन शरीर में उसके कुछ इक्विपमेंट को, पार्ट को फिट कर दिया जाता है, ठीक है। वो ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब, हृदय की गति वगैरह मापता है। अब यहाँ पर माप रहा है, ठीक है, और मापने के बाद, ठीक है, मापने के बाद रिजल्ट देता है लाइन से, ऐसे लाइन लाइन। साथ ही वो कैलकुलेट भी कर लेता है, वो अंदर उसमें कुछ फीचर्स होते हैं कि इस जो हमको सिग्नल मिली है, अभी जो मापन मिली है, इसके आधार पर व्यक्ति अभी जीवित है कि मृत हो गया। तो ये है हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण, यानी एनालॉग डिजिटल दोनों का गुण होता है, ठीक है। मेडिकल के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। हमने पहले बात किया मैकेनिज्म के आधार पर 3, उद्देश्य के आधार पर भी कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया है। तो कितने प्रकार के होते हैं सर? अगर हम बात करें उद्देश्य के आधार पर, तो आपका इसका आंसर देना है कि 2 प्रकार के कंप्यूटर। एक तो हो जाता है जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा हो जाता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो किसी सामान्य काम को करने के लिए बनाया गया, किसी सामान्य काम को करने के लिए बनाया गया। जैसे सामान्य काम, नॉर्मल काम, अभी हम जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना है, अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो वीडियो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ये सामान्य काम है, जनरल काम है। तो इस प्रकार के सामान्य काम को करने के लिए जिस भी कंप्यूटर को हमने बनाया है, वो कंप्यूटर कहलाएगा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। अब देखिए, उद्देश्य के आधार पर तो सामान्य है, लेकिन है कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। आगे मैं निष्कर्ष भी बताने वाला हूं आपको, तो समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर उद्देश्य सामान्य है हमारा, किसी सामान्य उद्देश्य के लिए, जैसे मूवी देखने के लिए ये सब चीजें बनाई गई है, इंटरनेट चलाने के लिए, तो ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर मल्टीपर्पज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मल्टीपर्पज भी होते हैं। मल्टीपर्पज मतलब वो कई सारे काम को भी, सामान्य काम तो है, लेकिन ये साधारण काम भी बहुत सारे कर सकता है। जैसे मूवी देख सकते हैं इसमें, ठीक है, इंटरनेट चला सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सब चीजें। इसका उदाहरण है हमारा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब चीजें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं स्पेशल कंप्यूटर की, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की। तो देखिए, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या हो? जो किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया गया, उसमें कोई साधारण काम नहीं होता है, विशेष काम होता है। जैसे एटीएम, नॉर्मल सबसे बात बता रहा हूं यहाँ पर, एटीएम में लगा जो कंप्यूटर होता है, वो उसका काम क्या है? एक विशेष काम है कि एटीएम से पैसे निकालना, ठीक है, या पैसे की गिनती करना। इसके अलावा उसमें आप म्यूजिक वगैरह तो सुनते नहीं है जाकर के कि एटीएम पर गए और चालू किया म्यूजिक और सुनने लग गए या मूवी देखने लग गए। उसका एक विशेष ही काम है, और वो काम क्या है? पैसे की काउंटिंग और पैसे प्रोवाइड करना। साथ ही साथ विशेष उद्देश्य, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान में जो कंप्यूटर लगाया गया है, उसका काम क्या है? अंतरिक्ष में जो भी वहां पर काम होगा वो। मौसम विज्ञान में जो कंप्यूटर लगा होगा मौसम की चेकिंग के लिए, वो भी विशेष प्रकार के कंप्यूटर है। उसमें तो आप मूवी वगैरह देखेंगे नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल में, ट्रैफिक सिग्नल के कंट्रोल में जो कंप्यूटर होता है, वो भी विशेष प्रकार का ही कंप्यूटर होता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हों, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। अब देखिए, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य, ये इनमें जो सीपीयू लगा होता है ना, ये सामान्य उद्देश्य का सीपीयू नॉर्मल होता है, लेकिन स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का जो सीपीयू होगा, वो उस विशेष काम को करने के अनुसार ही उसमें उसकी सर्किट की डिजाइनिंग की गई होगी और उस कैपेसिटी को प्रदान करता होगा, ठीक है। तो ये हुआ विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। चलिए, तो आइए अब हम बात करते हैं आकार, क्षमता यानी साइज या कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो अगर हम साइज या कैपेसिटी की बात करें, तो 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला हो जाता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। अब यहां से पहले तो आपको एक जनरल जानकारी दे दूं कि जैसे जैसे ये क्रम में ऊपर से नीचे के क्रम में जाएंगे, तो इनकी साइज भी बढ़ती जाएगी और इनकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी और पावर भी बढ़ती जाएगी। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे सस्ता कंप्यूटर, ठीक है, सबसे कम पावरफुल का कंप्यूटर और
सबसे कम कैपेसिटी का कंप्यूटर। उसकी अपेक्षा मिनी कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा प्राइस और साइज भी बड़ी। फिर मेन फ्रेम साइज में बड़ी इन दोनों की अपेक्षा, ठीक है, प्राइस भी ज़्यादा, कैपेसिटी और जो इसका पावर है वो भी ज़्यादा। और सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे महंगा जो कंप्यूटर है, सबसे अधिक कैपेसिटी वाला जो कंप्यूटर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हुई आपकी जो बेसिक जानकारी थी वो। अब एक एक करके समझते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, ये हम जो आम तौर पर जो कंप्यूटर यूज करते हैं, सबसे छोटे साइज का कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, जो आपके घर में जनरली होगा, देखने को आप घर को मिला होगा, घर में जो कंप्यूटर रहता है, ऑफिस में जो कंप्यूटर रहता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, ठीक है, सिंगल व्यक्ति ही काम कर सकता है। हालांकि अब तो माइक्रो कंप्यूटर में भी नेटवर्किंग हो जाती है अभी, लेकिन जनरल समझते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर में एक यूजर ही काम करेगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटी सबसे कम, पावर भी कम और साइज भी कम। ठीक है, साइज इतनी छोटी कि इसे हम एक डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, इसलिए हम इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके एक और प्रकार है जिसको हम लैपटॉप भी बोलते हैं, और तीसरा जो प्रकार है इसका हम पाम टॉप बोलते हैं। यानी 3 प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। डेस्कटॉप डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, लैपटॉप अपनी गोदी में रखकर काम कर सकते हैं, और पाम टॉप हथेली में रखकर। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा गया? क्योंकि जब 4th जनरेशन आया और 4th जनरेशन में VLSI चिप का आविष्कार हुआ, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर लगे होने के कारण इस कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर रखा गया, और माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही इसकी साइज छोटी बनाई गई। ठीक है, जनरल काम के लिए इसका हम यूज करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें मध्यम आकार की कंपनी, जो मध्यम कंपनियां होती हैं, वो एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग कर दी। अब सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर क्या है सर? सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है क्या सर? इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कोई मध्यम आकार की कंपनी है, जैसे एक बिल्डिंग पर वो कंपनी काम कर रही है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में कई सारे कंप्यूटर होंगे, कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, है ना। तो उन सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग एंट्री होती होगी। अब हम चाहते हैं कि उन सभी की एंट्री तो वहां पर करें, लेकिन वो स्टोर, वो उनके लिए प्रोसेसिंग करने के लिए एक अलग विशेष कंप्यूटर हो, जो जहां पर वो पूरा डाटा आए और फिर उस पर प्रोसेसिंग की जाए, है ना। तो वही जो सेंट्रलाइज्ड टाइप की कंप्यूटर होगी, उस सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के लिए हमने बनाया मिनी कंप्यूटर। हमने क्या बनाया? मिनी कंप्यूटर। यानी ये मिनी जैसे ये कंप्यूटर हो गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे कई सारे हैं। ये मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट का है, ये परचेज डिपार्टमेंट का, या और कोई सा। तो ये जो भी डाटा फीड करेगा वो कहाँ चला जाएगा? मिनी में। ये जो भी डाटा यूज करेगा कहाँ चला जाएगा? मिनी में। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर का यूज सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के रूप में प्रयोग करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इसमें एक साथ कई सारे कंप्यूटर यूजर काम कर सकते हैं। अब एक साथ कई सारे कंप्यूटर का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमने जो लगाया, यहाँ पर नहीं, इससे कनेक्ट होकर के यहाँ सब लोग काम तो कर रहे हैं ना, सब लोग काम कर रहे हैं, तो क्या है, इसी कंप्यूटर पर ही तो काम कर रहे हैं। मिनी कंप्यूटर को आप और अच्छे से समझ सकते हैं मेन फ्रेम के उदाहरण में। ठीक है, मेन फ्रेम और मिनी का जो वर्किंग तरीका होता है लगभग सेम होता है, बस पावर ज्यादा होती है मेन फ्रेम की और महंगा होता है, और इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण बता दूं, बैंक में। बैंक में आपने सुना होगा, बैंक का एक सर्वर होता है। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ब्रांच में ओपन करवाते हैं, ब्रांच के कंप्यूटर से आपका अकाउंट ओपन हुआ। आपका अकाउंट ओपन हुआ, आपका जो भी डाटा है कहां पर स्टोर हो गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर पर, जो कि बैंक के सर्वर में होगा, बैंक के हेड ऑफिस पर होगा, वहां जाकर के स्टोर हो गया। अब वहां जाकर के स्टोर हुआ तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? इससे हमें कई सारे फायदे हुए। जैसे आप घर बैठे कहीं से भी मेन फ्रेम कंप्यूटर के सर्वर से, यानी इस बैंक के सर्वर से, उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कैसे सर? आप एटीएम का प्रयोग करते हैं, एटीएम से आपके पैसे निकल जाते हैं। आपने तो कभी एटीएम में पैसे डाले ही नहीं, आप तो बैंक के ब्रांच में जाकर के जमा किया, लेकिन एटीएम क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि वो उसी सर्वर से कनेक्ट है, उसी मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट है,
और आपके अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है, समझ गए। अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैंने वीडियो बनाया, मैं तो अपने घर पर हूँ, ठीक है, मैंने इसको स्टोर किया यूट्यूब के सर्वर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर स्टोर हो गया। अब आप यूट्यूब को एक्सेस करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब समझिएगा, बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े आकार की कंपनियां जो हैं, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मिनी जो है वो मिनी मध्यम आकार की कंपनियां प्रयोग करती हैं। इससे कई सारे फायदे होते हैं कि जैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के रूप में, घर बैठे अन्य सर्विसेज का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पावरफुल जो हमारा कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मौसम के भविष्यवाणी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में शोध के लिए प्रयोग किया जाता है, मिसाइल को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसरो वगैरह में, या जो भी मिसाइल संबंधित हमारी एजेंसियां हैं वहाँ। तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसकी साइज कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, महंगी भी बहुत होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग भी मैंने बता दिया। अब देखिए, परम नाम का एक सुपर कंप्यूटर जो कि हमने बनाया, यानी हमने मतलब भारतवासियों ने बनाया, परम नाम का कंप्यूटर, जो कि कहाँ पर बना, सीडैक में बना। सीडैक नाम की एक कंपनी है, पुणे में है, जो भारतीय कंपनी है। उसी कंपनी ने परम नाम का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। फिर उसके बाद परम 100 नाम का इसका एडवांस वर्जन भी बनाया। इसके अलावा क्रे और साइबर, इस प्रकार के कई सारे अन्य सुपर कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेंगे।